तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम 8 क्लास हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो हमारे इंडिया के ऊपर इन अंग्रेजों का क्या क्या इफेक्ट हुआ है, इन लोगों ने कैसे अन्याय अत्याचार किया है हमारे भोले भाले इंडियंस के ऊपर, ये सब कुछ आज के चैप्टर में हम जानेंगे। इससे पहले का जो चैप्टर था वो था यूरोप और इंडिया के ऊपर। तो देखिए बच्चों, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये लोग सीधे सीधे क्वीन इंडिया में नहीं आई। सबसे पहले कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी आई। मतलब इन्होंने अपने प्यादे पहले इंडिया में भेजे, उन्होंने कंट्रोल किया, देन क्वीन का राज यहाँ पे आया है। तो आगे वो आपको पता चलेगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए, वी हैव सीन दैट ड्यू टू द ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज द यूरोपियन पावर रीच द इंडियन कोस्ट। जो भी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, मतलब मैप से रास्ते पता चले, साथ ही साथ शिप्स थे, और ये सारी चीजें उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकली इतनी डेवलप तो नहीं थी, लेकिन स्टिल वो जो कोस्ट तक हमारे पहुंचे हैं, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट हुई। देखिए, यूरोपियन पावर रीच द इंडियन कोस्ट, ऑल द यूरोपियन इंक्लूडिंग, यहाँ पे कौन कौन आया हमारे यहाँ पे? सबसे पहले पोर्टुगीज, बाद में कौन आए? डच, देन कौन आए? फ्रेंच, और लास्ट में ब्रिटिशर्स हमारे एंटर करते हैं इंडिया के अंदर। और इसके बाद भी आपको जो है यहाँ पे बहुत बार PDEF होता है, ये मतलब अंग्रेज पहले आते हैं और बाद में फ्रेंच आते हैं, बट आपके बुक में ऐसा दिया है, कोई बात नहीं। सो ये लोग आए व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस। ये तो आए थे व्यापार करने के बहाने से, बट the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance। मतलब ये पहले ही यहाँ पे, आपने गोवा के बारे में सुना है, वहां पे पोर्तुगीज लास्ट तक सरवाइव करते हैं, और ये पहले से यहाँ पे पोर्तुगीज थे। तो क्या होगा? क्लैश होगा, क्योंकि हर कंपनी का किसी और कंपनी के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता है। सो लेटर फ्रेंडली रिलेशन डेवलप बिटवीन देम, बट to establish the domination over India, the British had to face opposition from French, Dutch and local rulers। इनका कहना है कि पोर्टुगीज के साथ तो इनका इतना कुछ झगड़ा नहीं था, बाद में वो फ्रेंड्स ही बने, बट शुरुआत के टाइम पे अंग्रेजों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, उसके अंदर फ्रेंच है, डचेस है, और लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे हमारे इंडिया के, इनसे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अब देखिए, ब्रिटिश एंड दी मराठास। तो ब्रिटिश और मराठास के बीच में क्या हुआ और कैसे कुछ ट्रीटीज साइन हुई और क्या है इसकी हिस्ट्री, अब इस टॉपिक के अंदर जानते हैं। सो मुंबई वाज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्ट इंडिया। आज की मुंबई, मतलब उस टाइम पे बॉम्बे, या फिर ऐसा नाम भी नहीं था, एक कुछ आइलैंड का समूह हुआ करता था, एंड इसका सेंटर ही बोला जाता था महाराष्ट्र का, जिसे मुंबई कहते हैं। बाद में they were trying to acquire the nearby territories but the Marathas had strong hold over it। ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि हम जो मुंबई के अंदर, मतलब महाराष्ट्र के अंदर की बहुत सी टेरिटरीज कैप्चर करें, बट मराठा का पावर जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए ये नहीं कर पाए। लेकिन आगे क्या हुआ? बट द मराठास हैड स्ट्रांग पावर आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव। जब पेशवा माधवराव जी की डेथ हो जाती है, उनके जो अंकल हैं रघुनाथ राव, वो अप्रोच करते हैं अंग्रेजों से हेल्प के लिए, ड्यू टू द ग्रीड फॉर पेशवाशिप। उनको पेशवाई के अंदर एक राजा बनना था, पेशवाईशिप चाहिए थी उनको। तो उनकी उस लालसा की वजह से ब्रिटिशर्स के साथ वो जो है मतलब हम बोल सकते हैं उनकी हेल्प लेने की ये रखते हैं। एंड दिस लेड टू द एंट्रेंस ऑफ मराठा ब्रिटिश इनटू मराठा पॉलिटिक्स। और इसी से अंग्रेजों को स्थान मिलता है कि मराठाओं के पॉलिटिक्स के अंदर उनका नाम वो कर सके, और यही से शुरुआत होती है, अंग्रेजों का एंट्रेंस होता है इस पूरे मराठा एम्पायर के अंदर। ड्यूरिंग द 1774 टू 1818 3 wars were fought between मराठास एंड द ब्रिटिश। तो 1774 से 1818 तक कितने वॉर्स होते हैं मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में? तो टोटल 3 वॉर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर मराठास यूनाइटली फेस द ब्रिटिश एंड हेंस प्रूव्ड सुपेरियर। तो मराठास हमेशा से इन तीनों वॉर के अंदर मराठास यूनाइटेडली फेस द ब्रिटिश एंड हेंस प्रूव्ड सुपेरियर। अब मराठास ने यूनाइटेडली इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया एंड सुपेरियर उनको दिखाया।
इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसको सालबाई का तह बोला जाता है, ये ट्रीटी हुई एंड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू बी एन एंड। मतलब यहाँ पे ट्रीटी के बाद इनके बीच में जो समझौता हुआ, तो यहां से ये जो सालबाई की ट्रीटी है, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध यहाँ पे रुक जाता है। बट आगे क्या हुआ, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस एक ऐसी चीज है जो किसी को पसंद नहीं आएगी, बट इसमें जो फायदा था दोनों का था। मतलब शुरुआत में उस राजा का फायदा है, लेकिन बाद में जो फायदा है वो सारा अंग्रेजों का है। चलिए जानते कैसे। तो देखिए, इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली अराइव्ड इन इंडिया एज गवर्नर जनरल। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आता है एज द गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर, एंड हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश डोमिनेशन ऑल ओवर द इंडिया। और उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि ओवरऑल इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ही रहे, बस ब्रिटिशर्स का राज हो, इसके लिए वो आया था। एंड फॉर दिस ही साइंड द सब्सिडियरी अलायंस विथ मेनी इंडियन रूलर्स। तो उसने क्या किया कि सब्सिडियरी अलायंस नाम की एक चीज को साइन किया सारे इंडियन रूलर्स के साथ, जो भी उस टाइम पे राजा महाराजा थे। उन्होंने कहा कि हम एक ट्रीटी करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई हमला कर देता है तो हमारे पास तोहफे हैं, बंदूकें हैं और बहुत सी आधुनिक शस्त्र है। अगर आपको किसी से भी लड़ाई करनी हो तो ब्रिटिशर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। उसके बदले में हमारा जो बस एक व्यक्ति होगा वो आपके दरबार में रहेगा हमेशा। आप समझ गए होंगे कि उनका व्यक्ति दरबार में रहेगा तो सारी सीक्रेट जो चीजें हैं अंग्रेजों को पता चल जाएगी। उनके वीक जो थिंग्स होती है, वीक पॉइंट्स होते हैं, वो सारे अंग्रेजों को पता चलेंगे और उसी से आगे चल के वो कॉन्कर कर सकते हैं पूरा का पूरा राजा का महल, राजा का पूरा राज्य। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस द इंडियन रूलर्स वेयर अश्योर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री, एंड इसके अंदर उनको बोला गया कि हम आपको, क्या बोला उन्होंने, कि द अलायंस जो बनाई गई इसके अंदर सब्सिडियरी अलायंस के अंदर, कि इंडियन रूलर्स वेयर अश्योर्ड ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री, मतलब उनको ब्रिटिश मिलिट्री का साथ मिलेगा कोई भी लड़ाई हो। एंड इसके अंदर जो है ये हेल्प करेंगे हमेशा रूलर्स को, लोकल रूलर्स को। देयर वेयर सम टर्म्स लेड ऑन देम, कुछ रूल्स भी थे कि द इंडियन रूलर हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट, मतलब हमेशा ब्रिटिशर्स की आर्मी राजा के दरबार में रहती रहेगी। साथ ही साथ हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा कंपनी के लोगों का, सोल्जर्स का मेंटेनेंस हो पाए इसलिए। और द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विथ एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश। और उनका कहना था कि आप किसी भी ब्रिटिशर्स के अलावा डच के साथ, पोर्तुगीज के साथ अपनी बात मत करिए जब तक हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो हम आपको या फिर आप अगर ऐसा कुछ करते हैं या फिर आप हमसे बिना पूछे वॉर करते हैं तो ये हमें पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी भी बातें उसमें थी, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश आप किसी के साथ झगड़ा या वॉर छेड़ नहीं सकते। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट, सम इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द सिस्टम एंड लॉस्ट देयर फ्रीडम। और जिन्होंने भी ये सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया उनका पूरा का पूरा जो स्वतंत्र था वो पहले ही वहां पे कोलैप्स हो गया। अब आगे क्या हुआ, 1802 की बात आई। बाजीराव सेकंड जो थे उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। तो इसके लिए ये ट्रीटी जो हुई, इस ट्रीटी को बोला जाता है, इसको अंडरलाइन करके रखिए सभी लोग, कि ये जो ट्रीटी हुई है वसई की ट्रीटी हुई है। एंड बट दिस ट्रीटी वाज नॉट एक्सेप्टेबल, ये ट्रीटी एक्सेप्टेबल नहीं थी सब मराठा सरदार्स को। तो उन्होंने क्या किया, एंग्लो मराठा वॉर दूसरा वाला छेड़ दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश जीत गए, देयर वाज इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट। तो उनका जो इंटरफेरेंस है मराठा स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ दिस बिकम
intolerable and बाजीराव सेकंड waged a war against the British. तो ये intolerable था क्योंकि उनका इंटरवेंशन उसको सही नहीं लग रहा था, सो फिर से एक वॉर छेड़ दिया बाजीराव सेकंड ने, एंड ही वाज डिफीटेड इन द बैटल एंड 1818 में सरेंडर हो गया ब्रिटिशर्स को. इन द मीन टाइम द कैपिटल ऑफ मुगल्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे. तो उस टाइम पे, उस मीन टाइम पे जो कैपिटल थी मुगल्स की, वो किसके कंट्रोल में थी? दौलत राव शिंदे के. एंड बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे, जनरल लेक जो था उस टाइम पे, उसने क्या किया कि मुगल एम्परर और सारा जो पार्ट है वो विक्ट्री गेन कर ली हिंदुस्तान के अंदर. तो ऐसे डिफीट हुआ मराठा सेकेंड एम्पायर के अंदर, बहुत सी चीजें हुई. अब छत्रपति प्रताप सिंह क्या करते हम देखते हैं. ऑल्दो द पेशवाशिप केम टू एंड, पेशवाई अगर तो एंड आ गई थी 1818 में. याद रखिए, ऐसा कभी पूछे कि पेशवाई कब एंड हो गई थी, तो आपको आना चाहिए 1818 में. ठीक है, तो प्रताप सिंह जब आए, पेशवाईशिप तो चली गई थी. छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टील रूलिंग, बट सातारा के जो प्रताप सिंह थे, छत्रपति प्रताप सिंह, वो स्टील राजा थे. ब्रिटिशर साइन अ ट्रीटी विथ छत्रपति प्रताप सिंह, उन्होंने भी उनके साथ ट्रीटी साइन की. एंड ग्रैंड डफ एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर्स, और बोला कि आपको ग्रैंड डफ नाम का जो एक ऑफिसर है, प्रताप सिंह जी को बोला कि आपको हमेशा आपके असिस्टेंट में रहेगा, आपको हेल्प करेगा, आपकी देखभाल रखेगा. बट लेटर आगे क्या हुआ? छत्रपति वॉज डीथ्रोन, मतलब उनको क्या किया? अपने सिंहासन से हटा दिया गया, उनके राजा के पद को हटा दिया गया, उनको एक्साइल्ड किया गया. एक्साइल्ड मतलब क्या? आप बोलते हैं तड़ी पार कर देना या फिर एक किसी राज्य से निकाल देना. तो उनको काशी भेज दिया और वो उनकी मौत हो गई 1847 में. ओके, और वहां पे उनकी डेथ हो जाती है काशी के अंदर. रंगो बापूजी गुप्ते, नाम याद रखिए, लॉयल ऑफिसर थे. छत्रपति fought the legal battle and went up to the England, but his efforts were unsuccessful. इन्होंने छत्रपति के लिए जो लड़ाई लड़ी है रंगो बापूजी गुप्ते ने, वो अनसक्सेसफुल रही. वो तो इंग्लैंड तक गए थे मुकदमा चलाने के लिए, लेकिन उनका सक्सेस नहीं मिला. लेटर लॉर्ड डलहौसी रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 annexed द स्टेट ऑफ सातारा. बाद में डलहौसी ने जो है एक जैसी सब्सिडरी अलायंस नाम की पद्धति की तरह ही एक एडॉप्शन पॉलिसी है. एडॉप्शन पॉलिसी के तहत अगर आपके पास कोई वारस नहीं है, ओके, मतलब आपका राजा उसको कोई पुत्र नहीं है, तो वो या फिर वो छोटा है, तो कैप्चर करने में अंग्रेजों को इजी जाता था. पूरी उनकी स्टेट है वो कैप्चर कर लेते थे. अब यहाँ पे देखिए, छत्रपति प्रताप सिंह मेड प्रोविजन ऑफ वाटर टू द सिटी बाय बिल्डिंग वाटर टैंक साइड ऑफ एवतेश्वर टेम्पल जो है महादरा नाम की जगह पे सातारा में, वहां पे बहुत सी अच्छे काम किए हैं, उसके बारे में दिया है. और सभा नीति नाम की एक बुक भी उस टाइम पे लिखी गई थी, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा. अब इंडिया के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है ब्रिटिशर्स का, तो ड्यूअल गवर्नमेंट नाम की एक टर्म आप यहाँ पे देख सकते हो. नाम से पता चलता है ड्यूअल मतलब डबल. ओके, कैसे? मतलब एक ही स्टेट को दो लोग कंट्रोल करेंगे. तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसका नाम शुरुआत में आता है, एंड इन 1765 में इसने इंट्रोड्यूस किया था ड्यूअल गवर्नमेंट. कहां पे? बंगाल सरकार में. ओके, इसको द्विदल शासन पद्धति भी बोला जाता है. ओके, द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब कंपनी काम कौन सा करेगी? पैसा जमा करने की, लोगों से टैक्सेस वसूल करने का. एंड नवाब जो था बंगाल का, वो मेंटेन करेगा लॉ एंड ऑर्डर. आपको याद आई होगी किसी की, उसका नाम है मीर जाफर. उसके बाद आया था मीर कासिम, फिर से मीर जाफर. क्यों? उनको काम ही दिया था कि आप बस लॉ एंड ऑर्डर देखो, बाकी रेवेन्यू पैसा वैसा हम तिजोरी का काम हम देख लेंगे. ठीक है, एंड दिस वाज नोन एज ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम. इसी को ही क्या बोलते हैं? द्विदल शासन पद्धति. अब द इल इफेक्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड. इसके जो इफेक्ट है कुछ टाइम के बाद दिखे. मनी इन द फॉर्म, जो भी पैसा था
टैक्सेस के अंदर का वो वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ द कंपनी, जो पैसा आया सब कंपनी के ऑफिसर्स के पास गया। द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड। ऑब्वियसली ये सारी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी ने ली, सारा टैक्स हम ही वसूल करेंगे, सारा कंट्रोल हमारा ही होगा, और बाकी की जो कंपनीज थी उनको बोला आप घर जा सकते हैं। The working system of the company in India received criticism in England and British Parliament। तो इनको बहुत सा क्रिटिसाइज भी किया गया, कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंग्लैंड में। सम इम्पोर्टेंट लॉज टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी भी बनाए गए, कुछ एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, वो एक्ट हम देखते हैं। तो एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, द एक्ट ऑफ 1773, और इसी को रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। क्या होता है इस लॉ के अंदर, द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज गवर्नर जनरल। अब आगे से क्या होगा, जो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव वगैरह थे वो तो हट गए, लेकिन अब आगे जो आएगा ये गवर्नर नहीं आएगा, उसको बोला जाएगा गवर्नर जनरल। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, ओके, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ये बनता है पहला गवर्नर जनरल भारत का। बंगाल का नहीं होगा, अब होगा भारत का। पूरे लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजें वही मेंटेन करेगा अब। उसी के साथ पॉलिसीज एंड मद्रास मुंबई प्रोविंसेस, यहाँ का कंट्रोल उसको मिला है। द कमिटी ऑफ 4 मेंबर वाज सेट अप टू असिस्ट हिम। 4 लोगों की कमिटी बनाई गई कि वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर वो सारा संभालेगी। किसके लिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए, जो पहला बनाए वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास होता है एंड द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। 1784 में कौन सा एक्ट आता है, तो उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, इसको भी याद रखिए। और 1774 का जो हमने देखा है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये एक्ट आया तो इन्होंने और कंट्रोल साझा किया भारत के अंदर। 1813, 1833, 1853 के और भी बहुत से लॉ आए, और पार्लियामेंट ने ये लॉ इसीलिए बनाए कि चेंजेस आते रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। साथ ही साथ विद द इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया। तो इनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए थी, काम करने के लिए लोग चाहिए थे। उधर से आएंगे तो खर्चा बढ़ेगा पैसा देना पड़ेगा, उधर लोग भी ज्यादा नहीं थे। सो यहाँ पे इंडिया के लोगों को उन्होंने बोला कि आप पढ़ाई कीजिए, हम आपको सर्विस में लेंगे ब्रिटिश इंडिया सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज स्टार्ट कर दी उन्होंने, उसके साथ ही मिलिट्री के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, जुडिशियल सिस्टम के अंदर उन्होंने जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब इस सिविल सर्विसेज का क्या फंडा था, टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल, ताकि उनको जिलाधिकारी चाहिए, कलेक्टर चाहिए, तलाठी चाहिए हर जगह पे, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की डिमांड की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर। अब सिविल सर्विसेज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। साथ ही साथ ही रिस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड carried out by company officer, for this purpose he increased their salary। तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इनके लोग ना जाए, सैलरी भी बढ़ा दी। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन he divided the British occupied territories into district। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज जैसे पूरा इंडिया बटा है, ये तभी हुआ था जब ये अंग्रेज यहाँ पे थे, जब सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी आईएएस ऑफिसर जो होता है उसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ये पद ब्रिटिशर्स ने निकाला है। आगे चल के ये कलेक्शन करते थे रेवेन्यू का, लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी इनके पास होती थी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और इनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जाना पड़ता था। जैसे कि हमें आज पता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, स्टेट हम क्या कहते हैं हमारे नेशनल लेवल पे। उसी के साथ ये जो एग्जाम लेते थे उस एग्जाम का नाम होता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। पहले ये एग्जाम बाहर होती थी लंदन में, बाद में इंडिया में शुरू हुई कुछ रिक्वेस्ट के बाद। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे भारत के पहले आईएएस ऑफिसर बने थे, ठीक है। उसके बाद बहुत से और भी लोग हैं।
द मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। तो मिलिट्री और पुलिस फोर्स के अंदर लोगों को सेफगार्ड करने के लिए ऐसा बोलते थे कि ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन्स इन इंडिया एंड एक्वायर्ड न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया। अगर कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट करता है उसको जल्दी से जल्दी टेक ओवर किया जाए, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, पीस को मेंटेन करे। इसके लिए उन्होंने पुलिस फोर्स को भी पूरे इंडिया के अंदर तैनात कर दिया। आगे चल के जुडिशियल सिस्टम आई। द ब्रिटिश established a new judicial system in India on the basis of judicial system in England। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर जुडिशियल सिस्टम थी, उसी तरीके की सिस्टम इंडिया में भी आई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह वगैरह। लोकल एरिया के लिए लोकल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ऐसे बहुत से कोर्ट्स उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए। हाई कोर्ट भी भारत में जजमेंट्स के लिए एस्टेब्लिश करने की जो ये है वो ब्रिटिशर्स को जाती है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के आगे सब क्या है, इक्वल है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अभी तो पट्टी निकाल दी उस औरत के आंखों के ऊपर की, पहले पट्टी होती थी। किसके लिए होती थी? वो तराजू एक हाथ में और एक हाथ में आपको किताब दिखती थी और लॉ एंड ऑर्डर की। सो ऐसी बात है कि उस कानून के आगे जो है, कानून अंधा नहीं है, कानून के आगे उसका बेटा भी आ जाए, उसका कोई भी आ जाए, उसके लिए लॉ सेम रहेगा, समान लॉ रहेगा। उसके लिए वो पट्टी थी, बट अब निकाल दी नई पैटर्न के अंदर। इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन द अर्ली टाइम लॉ इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेस। देयर वाज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेस ऑफ कास्टिज्म एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले अ कमिटी वाज सेट अप टू क्रिएट अ कोड ऑफ लॉ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर कोड ऑफ लॉ नाम की चीज लाई गई, क्योंकि कास्टिज्म जैसी बहुत सी चीजें यहाँ पे हुआ करती थी इंडिया में, और उनको चाहिए था सबके लिए एक यूनाइट, एक ही लॉ, एक इक्वल लॉ चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे जो मुस्लिम लोग थे उनका लॉ का एक अलग ही स्ट्रक्चर था और हिंदूज के अंदर एक धर्मपीठ हुआ करता था, उसके अंदर ब्राह्मण्स लोग जो है धर्म का जो है पूरा देखते थे और किसको न्याय वगैरह देना है। तो इंडियन पिनल कोड एनफोर्स हो गया, ब्रिटिश इंडिया ने लाया हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ वाली टर्म इंडिया में लेके आए। लीगल केस, एक्सपेंसिव अफेयर और ये सारी चीजें बहुत से टाइम तक पेंडिंग रहती इनके अंदर, वो ज्यादातर जल्दी सॉल्व नहीं होती थी। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। सिंस द एंशिएंट टाइम देयर वेर इन्वेजन्स इन इंडिया। भारत के अंदर शुरुआत के टाइम से क्या होते, इन्वेजन्स होते, मतलब कोई भी आके अटैक कर देता है। मुगल्स आते हैं, मंगोल्स आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार होता था। तो मेनी इन्वेडर्स सेटल्ड इन इंडिया एंड वेर एब्जॉर्ब इन इंडियन कल्चर। बहुत से इन्वेडर्स ऐसे आए, जैसे कि मुगल्स की बात करें, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सेटल हो गए। बाद में इवन दो दे रूल्ड हियर, दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। हालांकि उन लोगों ने यहाँ पे आके राज किया हो, लेकिन इंडियन सिस्टम के अंदर कभी चेंज नहीं किया था। द ब्रिटिशर्स वेयर एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन थे, इन्होंने चेंज यहाँ पे आके किए। इंग्लैंड वाज द मॉडर्न नेशन। इंग्लैंड एक मॉडर्न नेशन हुआ करता था ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उनकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पैसा मुनाफा कमाने की, साथ ही साथ उनका जो प्रिवेल कल्चर था, साथ ही साथ उन्होंने जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर यहाँ पे भी वही चेंज लाने की कोशिश की। इकोनॉमिक बेनिफिट इससे अंग्रेजों को मिलने वाला था, बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बट यहाँ के लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन लाया गया, अलग अलग तरीके के बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए। कैसे और कौन से टैक्सेस थे? तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई। क्या थी ये पॉलिसी? बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ सफिशिएंट। बिफोर ब्रिटिश रूल, भारत में अंग्रेज आने से पहले गांव के जो लोग हैं काफी खुश हुआ करते थे, क्योंकि उनका खेत में जो आता था उसको बेचना भी उन्हें नहीं पड़ता था, मतलब उसी के ऊपर सरवाइव कर लेते थे साल भर। अकाल पड़ा तो ही मुश्किल होती थी। बट जब ये अंग्रेज आए, उन्होंने विलेज की ये सिस्टम को ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम नाम की एक सिस्टम यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस कर दी। और ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप। जो भी क्रॉप उन्होंने कल्टीवेट किया उसके ऊपर रेवेन्यू होता था, बट द फार्मर्स वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप। लेकिन क्या होता था कि अगर लॉस ऑफ क्रॉप होता है तो उसको माफ किया जाता था, कोई रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं थी।
रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, और उस टाइम पे ब्रिटिश आने से पहले रेवेन्यू बस उनके धान्य जो होता है उनका उसी फॉर्म में दिया जाता था। इवन द केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर लैंड वॉज नॉट कैफिस्केटेड, मतलब अगर वो नहीं दे पाता पैसा, टैक्स नहीं दे पाता, तो कभी भी उसके जमीन को हड़पते नहीं थे। टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन रेवेन्यू सिस्टम, उन्होंने चेंज कर दिया अंग्रेजों ने। लैंड वॉज मेजर्ड एंड एज पर द एरिया ऑफ लैंड द टैक्स वॉज फिक्स, टैक्स को फिक्स कर दिया। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी, सबको टैक्स कंपल्सरी देना ही है, ये भी बात डाल दी। साथ ही साथ टाइम पे टैक्स दो, वुड नॉट बी कैंसिल, देन हिज लैंड वुड नॉट बी कॉन्फिस्केटेड, मतलब अगर उसने टैक्स दिया टाइम पे तो फिर वो जमीन जब्त नहीं होगी, नहीं तो जब्त हो जाएगी। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफर्ड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, हर जगह पे अलग अलग तरीके की इनकी सिस्टम थी। कहीं पे जो है कायम धारा पद्धत है, कहीं पे महालवारी है, कहाँ पे रैयतवारी है, ऐसी बहुत सारी सिस्टम्स उनकी थी। अब न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसी थी, चलिए देखते हैं। देयर वेर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव्ड, एंड द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट। क्या हुआ इस नई लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो है ही था, इंडियन फार्मर स्टार्ट सेलिंग क्रॉप एट वॉट एवर प्राइस इट इज रिसीव, मतलब जितनी भी प्राइस अंग्रेज देने के लिए तैयार है उस प्राइस के अंदर ये लोग बेच देते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। साथ ही साथ मर्चेंट और ब्रोकर उसको बहुत कम प्राइस में लेते थे, क्योंकि उनका मुनाफा देखे। और एट सर्टन टाइम्स द फार्मर हैड टू मॉर्टेज हिज लैंड टू द मनी लेंडर फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्स। इतनी खराब कंडीशन थी कि टैक्स देने के लिए जो किसान थे उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी ये जमींदार लोगों को, क्योंकि बस टैक्स देना है। फार्मर बिकम बैंकरप्ट, लोग जो है किसान जो है पूरे खत्म हो गए इकोनॉमिकली। एंड इन केस ऑफ नॉन रीपेबल ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड, द फार्मर वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट। हर जगह से किसानों के ऊपर जो है एक्सप्लॉइटेशन का जो है काम चला। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से पैसा बना दिया, मतलब मुनाफे का एक सोर्स। इनिशियली फूड ग्रेन्स वेर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर, शुरुआत के टाइम पे देखे तो फूड ग्रेन्स ही कल्टिवेट होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अपनी डोमेस्टिक नीड और ये सारी चीजें के लिए पहले किसान ये सब करते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आया उन्होंने इंकरेजमेंट दिया है कैश क्रॉप को, जिससे कच्चा माल बने और आगे चल के उससे कोई पक्की चीज बन के उसका जो है ज्यादा पैसा मिले। तो इंडिगो फार्मिंग, कॉटन फार्मिंग, टोबैको फार्मिंग, चाय की खेती, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी और फूड ग्रेन को हटा ही दिया, ऐसे हो गया। मतलब कोई खेती का एक पार्ट है तो उस पार्ट पे बस छोटे से पार्ट में ये ग्रेन्स का होगा, बाकी हर जगह कैश क्रॉप लगाए जाएंगे। और कौन कौन से होते हैं कैश क्रॉप? कॉटन, इंडिगो, टोबैको एंड चाय। फेमाइन मतलब अकाल पड़ना, दुष्काल। ओके, सो फ्रॉम 1860 टू 90 इंडियन फेस ग्रेट फेमाइन, भारत में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। बट ब्रिटिश रूलर डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम इट, और इसके ऊपर कभी भी ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट नहीं डाला कि उसको कम किया जाए। एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं हुआ। अगर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, अगर खाने पीने की प्रॉब्लम है तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। डेवलपमेंट हुई कम्युनिकेशन सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये डलहौसी के टाइम पे 1853 में पहली जो रेलवे है भारत में दौड़ी, मुंबई से ठाणे के बीच में। उसी ईयर टेलीग्राफ सिस्टम जो थी कम्युनिकेशन के लिए, वो भी भारत में इंट्रोड्यूस की गई। एंड सिमिलरली द ब्रिटिश आल्सो स्टार्टेड पोस्टल सिस्टम, पोस्ट नाम की जो सिस्टम है पत्र भेजने की, ये भी शुरू हुई। ये भारत की पहली रेलवे है, 1853 में मुंबई से थाने दौड़ी थी। ड्यू टू द ऑल दिस डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा है भारत के लोगों के ऊपर, और बहुत सारी सेंस ऑफ यूनिटी भी भारत के लोगों के अंदर, अब एकता की भावना आने लगी थी। अब आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जब ये सारी ब्रिटिश यूरोपियन इंडस्ट्रीज यहाँ पे आई
तो लोकल जो लोग थे उनके हैंडलूम्स वाले या वो जो भी कुछ बनाते थे आर्टिस्ट लोग वगैरह वगैरह, उनके सारे बिजनेस कोलैप्स हो गए और इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट आई है। सीधी सीधी बात कि लोग जो है बेरोजगार हो गए और बाकी इनके सारे जॉब्स अंग्रेजों ने हड़प लिए। अब यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर कैसे डेवलप हुई, तो ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट और एक कुछ बिजनेसमैन इंडिया में स्टिल थे, उनका एक ग्रुप था तो उसके अंदर 1854 में कावसाजी नानाभाई दावर, इन्होंने पहली टेक्सटाइल मिल जो है भारत में शुरू की थी। 1855 में द फर्स्ट जूट मिल स्टार्ट हुई थी रिश्रा में। भारत की पहली जूट मिल कहां पे स्टार्ट हुई है, तो वो हुई है रिश्रा में, जो कि बंगाल की एक जगह है। और आगे चल के जब हम देखते हैं 1907 में ना जमशेदजी टाटा इस्टेब्लिश द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आज बहुत बड़ा जिनका नाम है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू हुई थी। सोशल और कल्चरल इफेक्ट्स भी हुए। 19th सेंचुरी एक नया इरा ही था। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ऐसी बहुत सी भावनाएं लोगों के अंदर उस समय पे जागृत की गई। और साथ ही साथ ट्रेडिशन हो, लिटरेचर हो, हिस्ट्री हो, फ्लोरा और फौना हो, पेड़ पौधे हो, ये सब चीजों के अंदर, म्यूजिक के अंदर लोगों का अलग ही एक इम्पैक्ट पड़ा। विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति था अंग्रेज, उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की एक संस्था शुरू की कलकत्ता में। मैक्स मुलर था, जर्मन थिंकर, उसने स्कॉलर था इंडियन रिलीजन लैंग्वेज, उसने बहुत सी चीजें पढ़ी इंडिया के अंदर की और बहुत सी नई फीलिंग्स और एजुकेटेड इंडियंस टू स्टडी रिलीजन, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, हमारे बारे में पढ़ा, उनके बारे में हमें पढ़ने को बोला। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट द लॉज इन इंडिया, कुछ लॉज भी हमारे यहाँ पे आए। जैसे 1829 का जो लॉ था, ये काफी इंपैक्टफुल लॉ है, जो लाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। यहाँ पे सती प्रथा नाम की एक बहुत ही खराब टाइप की सिस्टम थी जिसके अंदर पति मर जाता है तो उसके पत्नी को भी उसके साथ जाना है ऊपर आग में। तो ऐसी जो सिस्टम थी, क्रूएल सिस्टम, इसको बंद करना जरूरी था। राजा राम मोहन राय, नाम तो सुना ही होगा, इन्होंने 1829 में रिक्वेस्ट करके ब्रिटिशर्स को बोला कि यह सिस्टम बंद करो। उसके लिए सती प्रथा बंदी प्रोहिबिशन एक्ट हुआ, बेंटिंग नाम के अधिकारी ने वो पास किया। आगे चल के डलहौसी ने विडो रीमैरिज एक्ट जो था 1856 में पास किया। मतलब यहाँ पे कंडीशन थी कि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका वो बाद में शादी नहीं कर सकती, हो जिंदगी भर विधवा ही रहेगी। तो ऐसे जो क्रूएल एक्ट थे वो बन किए, उसके अंदर डलहौजी का नाम लिया जाता है। और इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस चाहिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे भी लॉ लाए, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले था 1835 में, उसने कुछ लॉज किए इंपॉर्टेंट, जो इम्पार्ट हुए इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैकॉले का। आज जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पूरा 12th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसी बहुत सी चीजें जो चलती है, ये एजुकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की है, ये मैकॉले की देन है। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर दिया पूरे इंडिया के अंदर, सबको अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। 1857 में यूनिवर्सिटीज वेयर इस्टेब्लिश, कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। वेस्टर्न एजुकेशन मिडिल क्लास एक फॉर्म हुआ, जिनको बहुत अंग्रेजी आती है, और ये तैयार किए थे बस अंग्रेजों ने ही, अंग्रेजी हुआ करते थे। पोर्टुगीज, fill in the blank, फ्रेंच, ब्रिटिश पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन ऑफ कैप्चरिंग इंडियन मार्केट। ऑस्ट्रियन थे क्या? नहीं। जर्मन थे? नहीं। स्वीडिश थे? नहीं। आंसर क्या होगा? डच। इसका आंसर सही डच होगा। अगला सवाल है, इन 1802 पेशवा fill in the blank signed a subsidiary alliance with the British, बाजीराव सेकंड। उसके बाद जमशेदजी टाटा स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन विच प्लेस? जमशेदपुर। ओके, सो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाद में हमें ऐसे भी कॉन्सेप्ट आते हैं सिविल सर्विस में, इन लोगों ने क्या किया, इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया, कमर्शियलाइजेशन में क्या किया, कॉर्नवालिस का क्या क्या है। अब यहाँ पे देखो, सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट किसने लाया था? बेंटिंग ले लाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, सो आप ऐसी ऐसी चीजें सॉल्व कर सकते हो। डलहौसी ने
यहाँ पे रेलवे शुरू की थी 1853 के अंदर भारत में। ओके, ऐसे ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, ऐसा भी सवाल यहाँ पे पूछा है। तो अभी हम देखा था कि भारत के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो ऐसे सवाल है फार्मर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, फार्मर्स क्यों बैंकरप्ट हुए, और बहुत सी इंडस्ट्रियल चीजें, इसके बारे में पूरी एक्सरसाइज है। इसका यहाँ पे क्यूआर कोड है अगर आपको इसके सारे सवाल सॉल्व करने हो तो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और देखते हैं आगे क्या होता है 1857 के रिवॉल्ट के अंदर, इसी पूरे 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। जाते जाते सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।